हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और मैं हाजिर हूँ डाइवर्जेंट सीरीज का लास्ट पार्ट एलिजेंट लेकिन जो 2016 में रिलीज हुआ था। मूवी की कहानी सेम मोमेंट पे शुरू होती है जहाँ पे पिछली मूवी का अंत हुआ था। फाउंडर का मैसेज सभी लोगों को मिलता है और सारे लोग शिकागो शहर के जो वॉल है उसकी तरफ निकलते हैं, पर जैसे ही वो लोग मेन गेट के पास आते हैं वहीं पे एवलिन लोगों को रोकती है और सारे गेट बंद कर देती है और कहती है 200 साल तक हम यहाँ अंदर रहे हैं, बाहर की दुनिया कैसे है पता नहीं, शायद सेफ है या नहीं वो भी पता नहीं, बाहर के लोग या इवन फाउंडर्स ने हमें 200 साल तक अंदर ही रखा हुआ था क्योंकि शायद बाहर खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें अंदर ही रहना चाहिए और वो दरवाजे बंद कर देती है। अब ये बात खुद ट्रिस और बाकी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि अब एवलिन के पास भी पावर आई है, इसीलिए वो जिनिन की तरह पेश आ रही है। अब यहाँ पे पूरे शहर को एवलिन, जैक कैंग और जोहाना इन तीनों का काउंसिल कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अगले दिन जोहाना ट्रिस से मिलती है और उसे भी लीडरशिप ज्वाइन करने के लिए कहती है क्योंकि ये पूरा रेवोल्यूशन जो था वो ट्रिस के कारण ही बना था। लेकिन ट्रिस यहाँ पे सीधे सीधे मना कर देती है, ना तो उसे रूल करना था ना तो कोई पावर में इंटरेस्ट था। अब अगले दिन यहाँ पे ट्रायल्स शुरू होती है। जो भी गुनहगार थे उस मूवमेंट में उनको सजा दी जाती है। जैसे कि पहला था मैक्स, वो ट्रूथ सीरम के जरिए अपना पूरा क्राइम कन्फेस करता है। फिर एवलिन उसे सीधे मौत की सजा देती है। लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती और वो उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई दूसरी सजा दे दीजिए इसे, लेकिन एवलिन नहीं मानती, जिससे लोग अपसेट होते हैं। इनफैक्ट जोहाना भी एवलिन को बॉयकॉट करती है और इसी तरह इस जगह के वापस दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप था एवलिन का ग्रुप फैक्शनलेस, तो दूसरा जोहाना को जो सपोर्ट कर रहे थे जिनका नाम था एलिजेंट। ट्रिस के भाई कैलेब का अगले दिन ट्रायल था और उसे भी शायद मौत की सजा ही मिलने वाली थी। यहाँ पे फोर अपने माँ यानी एवलिन को समझाने के लिए जाता है कि गेट खोल देते हैं और लोगों को आजाद करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। इनफैक्ट वो उनको ही अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है, फोर्स करने लगती है। अब इस आर्ग्यूमेंट के बाद ट्रेस और फोर दोनों भी यहाँ से जाने का प्लान करते हैं वॉल के उस तरफ। अगले दिन फोर प्रिजन जाके कैलेब को छुड़वाता है। तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाने पे पीटर उनके सामने आता है। उसको पता था कि ये लोग भाग रहे हैं। यहाँ पीटर ने भी जिनिन की हेल्प की थी, सो एवलिन इसको भी मरवा सकती है, इसीलिए पीटर भी इनको ज्वाइन करता है। आगे जाके फाइनली लोग चेक पॉइंट पे आते हैं और उनको रोका जाता है, जहाँ पे क्रिस्टीना कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आती है और ये डॉक्यूमेंट्स दिखा के इनको आगे जाने की परमिशन मिलती है। अब ऐसे ही ये पांचों लोग जंगल में जाते हैं। दूसरी जगह एवलिन का कमांडिंग ऑफिसर एडगर्ड को पता चल जाता है कि ये लोग भाग रहे हैं, तो वो तुरंत अपनी टीम को लेके इनको पकड़ने के लिए निकलता है। अब यहाँ जंगल में इनको टोरी मिलती है जिसके पास क्लाइंबिंग के इक्विपमेंट्स और कुछ हथियार थे। क्रिस्टी सबसे पहले ऊपर पहुंचकर ग्रिड की तारें तोड़ने लगती है, लेकिन अचानक से उसे शॉक लगता है और वो गिर जाती है। दरअसल यहाँ पे एवलिन ने ग्रिड के पावर सप्लाई चालू किया था ताकि कोई भी बाहर ना जाए। उतने में सिक्योरिटी गार्ड्स आके इनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। तभी ट्रेस को नीचे पावर सप्लाई यूनिट दिखता है। ट्रेस फिर से नीचे उतर के इसी फायरिंग के बीच में पावर यूनिट को बॉम्ब से उड़ा देती है, जिससे ग्रिड की पावर चली जाती है और गार्ड्स वहां तक पहुंचने से पहले ही सब लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी फायरिंग में टोरी को गोली लग जाती है एंड वो वहीं पे गुजर जाती है। आगे पांचों भी वॉल की दूसरी तरफ उतरने लगते हैं। सामने बहुत बड़ा सुंदर जंगल था। काफी चलने के बाद फाइनली ये जंगल का एंड आता है और यहाँ आने के बाद उनकी खुशी शौक में बदल जाती है। जंगल के बाहर पूरी बंजर जमीन थी, एसिडिक टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, मानो यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब फटा हो। इनको लगा था इंसान अभी भी जिंदा होंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से लाल कलर की बारिश होने लगती है, जिससे ये लोग एक जगह छुपने जाते हैं। ये बारिश जाने के बाद ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तभी एडगर्ड गाड़ी लेके इनके पीछे पड़ता है। भागते हुए ये लोग एक जगह पहुँचते हैं। सामने अजीब इनविजिबल वॉल थी, लेकिन ये लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वॉल ओपन हो जाती है और उस वॉल के पीछे कई सारे लोग खड़े थे। उनके पास एडवांस हथियार और शिप्स थे। वो लोग इनको वेलकम करते हैं, एडगर्ड को वहाँ से भगा देते हैं। ये फाउंडर के लोग थे। आगे इनको प्रोटेक्टिव शील्ड में डालकर ब्यूरो ऑफ जेनेटिक वेलफेयर के सेंटर में लेके जाते हैं। ये पूरा सेंटर उस इनविजिबल वॉल के अंदर था। इनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी। यहाँ लाने के बाद इनको डिकंटामिनेट और क्लीन किया जाता है और फिर अब तक क्या हुआ था एग्जैक्टली, इंसानों की लड़ाई एट फर्स्ट प्लेस कैसे शुरू हुई थी, क्या बर्बादी का कारण था, ये सब कुछ प्रोजेक्शन के जरिए बताया जाता है। और यहाँ पे पूरे कहानी का प्लॉट रिवील होता
है 21st सेंचुरी में साइंटिस्ट ने इंसानी डीएनए को एडिट करने की टेक्निक डिस्कवर की थी। इस टेक्निक से ये लोग अपनी लाइफ और भी बेहतरीन बना सकते हैं। कोई इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है तो कोई बहुत ज्यादा होशियार बन सकता है। इस टेक्निक से ह्यूमन परफेक्ट बन सकते थे और एक परफेक्ट भविष्य बना सकते थे। कई साल बीत जाते हैं और काफी सारे लोग वैसे ही खुद का डीएनए मॉडिफाई करते हैं और एडवांस होते जाते हैं, लेकिन उस डीएनए मॉडिफिकेशन के साइड इफेक्ट्स भी थे। जो इंसान काफी स्ट्रॉन्ग थे दरअसल वो क्रूअल और निर्दयी बनते गए। जो काफी होशियार थे उनमें कंपैशन ही नहीं रहा, कुछ करने का मन ही नहीं करता था उनको। तो जो लोग शांत थे वो पूरी तरीके से पैसिव यानी निष्क्रिय बनते गए, यानी जिस भी किसी कंडीशन में है उसी को वो अपना लेते, फिर भले ही वो कंडीशन बुरी ही क्यों ना हो। ये साइड इफेक्ट सिर्फ उन लोगों में ही नहीं उनके आने वाले जनरेशन में भी ट्रांसफर होते गए। अब ऐसे ही प्रॉब्लम्स के कारण इन लोगों में झगड़े बढ़ते गए, आगे झगड़े वॉर में बदल गए और पूरी पृथ्वी तबाह हो गई। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी भी डीएनए एडिट नहीं किया था, वो पूरी तरीके से इंसान थे। ऐसे लोगों ने ये ब्यूरो ऑफ जेनेटिक वेलफेयर सेंटर बनाया। इनका मकसद यही था कि इंसानों के मॉडिफाइड डीएनए को वापस पहले तरह नेचुरल बना सके। इनके साइंटिस्ट का अनुमान ये था कि अगर मॉडिफाइड डीएनए वाले लोगों को इसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बचा के एक प्रोटेक्टिव जगह में रखा जाए, आइसोलेट किया जाए, तो शायद इनके डीएनए वापस पहले जैसे हो सकेंगे। इसमें काफी साल जाएंगे और काफी जनरेशंस लग सकते हैं। इसीलिए ये शिकागो की सिटी बनाई गई थी। वॉर के बाद जितने भी मॉडिफाइड डीएनए के बचे लोग थे उन सबको शिकागो इस शहर में भेजा गया ताकि उनके आने वाले जनरेशन के डीएनए पहले जैसे हो सके। इस प्रेजेंटेशन के बाद मैथ्यू इनको बाकी लोगों से मिलाता है। यहाँ पे जितने भी लोग थे उनके डीएनए नॉर्मल थे। ये सभी लोग पहले फ्रेंग में रहते थे, यानी बाहर के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में। ब्यूरो के लोगों ने इनको रेस्क्यू किया था और अभी यहाँ पे ये लोग सेफ है। दोस्तों यहाँ पे ब्यूरो के साइंटिस्ट शिकागो में क्या चल रहा है ये सारी बातें मॉनिटर करते थे, उनके ऊपर स्टडी करते थे कि कितनी प्रोग्रेस हुई है इनकी, ये सब कुछ मॉनिटरिंग होता था। ये सब कुछ सेटल होने के बाद मैथ्यू ट्रेस को इनके डायरेक्टर डेविड से मिलवाता है। यहाँ पे डेविड ट्रेस को बताता है कि इन्होंने लोगों को जानबूझ के फिक्शन यानी उस ग्रुप में डेविएट किया था। दरअसल फैक्शन उन लोगों के बिहेवियर को, उनके मेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी को दर्शाता है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कोई होशियार तो कोई ऑनेस्ट है, लेकिन ये सब प्रॉपर्टी इन लोगों में एक समान नहीं है, अलग अलग है। ये उस डीएनए मॉडिफिकेशन के साइड इफेक्ट के कारण है। पर डाइवर्जेंट ये ऐसे लोग हैं उनमें ये सारी प्रॉपर्टी एक समान है, यानी उनके डीएनए पूरी तरह से रिपेयर हो चुके हैं। लेकिन इवन डाइवर्जेंट में भी डिफरेंस है, यानी किसी का डीएनए सिर्फ 10% रिपेयर हुआ है तो किसी का 60 या 70, वो भी 100% डाइवर्जेंट नहीं है। यहाँ सिर्फ ट्रेस ही अकेली 100% डाइवर्जेंट थी, यानी उसी का डीएनए पूरी तरीके से रिपेयर होके अब वो नॉर्मल इंसान थी। इसीलिए उस फाउंडर के बॉक्स को सिर्फ ट्रेस ही ओपन कर पाती है। आगे डेविड बहुत बड़ी बात रिवील करता है कि ट्रेस की माँ नेटली भी ब्यूरो की ही मेंबर थी। उनका जन्म फ्रिंज में यानी बाहर के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हुआ था और ब्यूरो के लोगों ने उन्हें रेस्क्यू किया, तब से वो इनके साथ ही है। नेटली को एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस पता थे, इसीलिए वक्त आने पर खुद ने ही उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करके वो शिकागो में चली आई। आगे फिर डेविड ट्रेस से एक हेल्प मांगता है कि उसे ट्रेस के डीएनए पे रिसर्च करनी है ताकि इनको पता चले कि इसका डीएनए आखिरकार रिपेयर कैसे हुआ। उसी नॉलेज से ये बाकी लोगों को भी ठीक कर सकता है। अब इस बात पे ट्रेस तो रेडी हो जाती है। आगे ट्रेस 4 को ये सारी बातें बताती है। वो खुश थी, लेकिन 4 को डेविड और इस ब्यूरो के लोगों पर भरोसा नहीं था। उसको सभी चीजें अजीब लग रही थी। ट्रेस को भी अलग रखा जा रहा था, उसको अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी, पर इन चारों को नहीं। आगे इन सबको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। कैलेब और पीटर को सुपर सर्वेलेंस पे काम देते हैं। इनकी सर्वेलेंस टेक्निक बहुत ही एडवांस थी। यहाँ इस सेंटर में बैठे बैठे शिकागो में क्या चल रहा है बहुत आसानी से क्लोजअप लुक में ये लोग देख सकते थे और सुन भी सकते थे। क्रिस्टीना और 4 को इनके आर्म फोर्स के काम दिए जाते हैं, जहाँ पे नीता 4 को उनके नए एडवांस वेपन देती है और उनकी ट्रेनिंग करवाती है। तो ट्रेस पे सिर्फ डीएनए की रिसर्च चल रही थी। यहाँ पे ट्रेस डेविड को शिकागो की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहती है, तो वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब कुछ काउंसिल करता है, हमें काउंसिल को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे डीएनए का सारा डेटा उनको देखना है, ये शो करना है कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, तभी जाके वो लोग शिकागो की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये सारा डेटा कलेक्ट होने के बाद हम प्रोविडेंस में जाएंगे जहाँ पे सारे काउंसिल मेंबर्स हैं। तो दूसरी जगह पे सर्वेलेंस करते वक्त कैलेब को दिखता है कि शिकागो में एवलिन और जोआना के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हुआ है, बहुत खून खराबा हो रहा है और जल्दी ही बहुत बड़ी जंग होने वाली है। ये सारी बातें कैलेब 4 और ट्रेस को बताता है, लेकिन ट्रेस को तो अभी डेविड पे ही ज्यादा भरोसा
था। वो कहती है कि डेविड काउंसिल को कांटेक्ट करेगा, फिर ये सब ठीक हो जाएगा, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए बस। अब इतने पे इन लोगों का छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है। उतने में ही मैथ्यू फिर से ट्रेस को बुलाने आता है। उसके बाद आगे फोर और क्रिस्टीना आर्म फोर्स के साथ फ्रिंज जाते हैं, जहाँ पे इनको एक असाइनमेंट दी गई थी। एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कुछ बच्चे फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करना था। वहाँ जाने पर फोर और क्रिस्टीना को पता चलता है कि ये ब्यूरो वाले लोग जानबूझकर इन बच्चों को उनके पेरेंट्स से किडनैप कर रहे हैं और जो भी बीच में आता उन्हें लिटरली मार डालते हैं। फोर के सामने ही एक पेरेंट्स को मार देते हैं। जब फोर उसे बचाने जाता है तो उसको भी धमकी दी जाती है कि तुम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करो। जब ये बच्चे ब्यूरो आते हैं तब एक गैस छोड़ा जाता है इनके ऊपर, जिसके कारण इनकी सारी मेमोरी चली जाती है। ये लोग भूल जाते हैं कि इनके कोई पेरेंट्स भी थे। उन्हें यही लगता है कि ये ब्यूरो वाले लोगों ने उनको प्रोटेक्ट किया है। अब ये सब कुछ जाने के बाद फोर ट्रेस को वार्न करने जाता है, जो डेविड के साथ प्रोविडेंस जाने वाली थी। वो ट्रेस को सब कुछ बताता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेस तो नहीं मानती। उसका पूरा ब्रेन वॉश हो गया था यहाँ आने के बाद, तो वो इग्नोर करके डेविड के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद फिर सिक्योरिटी ऑफिसर और मैथ्यू फोर को शिकागो छोड़ने के लिए जाते हैं आउट ऑफ सडन। प्लेन से जाते वक्त मैथ्यू फोर को अलर्ट करता है कि सिक्योरिटी उसे मारने वाली है। ये सुन के फोर तो शॉक होता है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर पे हमला करती है, लेकिन यहाँ पे मैथ्यू उसकी मदद करता है और दोनों सबको मार डालते हैं। लेकिन इसी में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और दोनों भी जख्मी हालत में बाहर आते हैं। यहाँ पे मैथ्यू रिवील करता है कि ब्यूरो में काफी लोग डेविड से नफरत करते हैं। इन लोगों को कुछ भी करने का फ्रीडम नहीं है, इसीलिए वो फोर और बाकी लोगों की मदद करना चाहते हैं। वो उसको एक आईडी देता है ताकि ये उस इनविजिबल वॉल से निकल सके। तो दूसरी जगह ट्रेस और डेविड दोनों भी प्रोविडेंस पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही एडवांस और फ्यूचरिस्टिक जगह थी। यहाँ सिर्फ प्योर डीएनए वाले लोग ही आ सकते थे। उसके बाद दोनों भी काउंसिल से मिलते हैं। डेविड इस एक्सपेरिमेंट और उसके पूरे डीएनए की सारी जानकारी, रिसर्च का डेटा उनको देता है और इससे काउंसिल काफी इम्प्रेस होती है। आगे फिर वो ट्रेस को फ्रीली बोलने देते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, उसका ओपिनियन मांगते हैं। तो वो यहाँ पे बातें करने लगती है शिकागो शहर के बारे में कि उसकी हालत कैसी है, और इनफैक्ट वो काउंसिल को ही लेक्चर देने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हमारे लिए तो ये जिंदगी है। तुम भी वही गलती कर रहे हो जो पहले के इंसानों ने की थी। लोगों को प्योर और डैमेज में कैटेगराइज कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। तुमने ही फिक्शंस में उन्हें डिवाइड करके रखा है और तुम्हारे कारण ही आज शिकागो शहर में जंग होने वाली है। तुम्हें ये रोकना चाहिए। अब ये सुनने के बाद काउंसिल मेंबर रिवील करते हैं कि उनका काम सिर्फ प्रोजेक्ट को फंडिंग देना है, अप्रूव करना है। बाकी सब कुछ प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन क्या कैसे करना है ये डेविड के हाथ में है। वही पूरे शिकागो को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। आज भी यहाँ पे वो सिर्फ फंडिंग मांगने आया है। और अब ये जानने के बाद ट्रेस को तो शॉक लगता है और उसे यकीन आता है कि फोर जो भी कह रहा था वो सच था। डेविड यहाँ पे धोखा दे रहा था। उसे सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में ही पड़ी थी। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि शिकागो में कोई क्या कर रहा है। लेकिन ट्रेस के कारण यहाँ पे काउंसिल को पता चल जाता है कि शिकागो जो कि एक एक्सपेरिमेंट था, वहाँ के लोगों में काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो कि डेविड ने अब तक उनसे छुपाया था। यहाँ पे काउंसिल एक शर्त रखते हैं कि वो आगे फंडिंग देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले शिकागो के प्रॉब्लम्स उसे सॉल्व करने होंगे। इसके बाद फिर डेविड ट्रेस को लेके वापस ब्यूरो आता है, जहाँ पे जख्मी मैथ्यू इन्फॉर्म करता है कि जाते वक्त प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था और उसी में फोर भाग गया। डेविड के जाने के बाद ट्रेस को वो सब कुछ बता देता है कि डेविड ने फोर को मारने की ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन फोर अभी ठीक है और वो शिकागो चला गया है। फिर वो तुरंत ही कैलेब और क्रिस्टीना को ये बताती है और ये लोग अपने सर्विलेंस सिस्टम से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डेविड पीटर को बुलाता है और वो उसे एवलिन से मिलने के लिए भेजता है एक ऑफर लेके। इसके बदले वो पीटर को यहाँ पे एक अच्छी जॉब पोजीशन देने वाला था। सो पीटर भी रेडी होता है। तो दूसरी जगह पे ट्रेस को फोर मिल जाता है। वो बहुत ही जख्मी हालत में था और उसे एवलिन के लोग सिटी में लेके जाते हैं। आगे ट्रेस एवलिन का जब लाइव फुटेज देखने लगती है तब उनको पता चलता है कि पीटर वहाँ गया है डेविड का ऑफर लेके। पीटर एवलिन को फिर ब्यूरो के ही एक सीक्रेट सेक्शन में लेके जाता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के गैस सीरम रखे हुए थे। पीटर इनमें से ही एक गैस का सैंपल एवलिन को दिखाता है। ये मेमोरी मिटाने का गैस था। वो कहता है कि इससे तुम सभी एलिजन के मेंबर्स की याददाश्त मिटा सकती हो, उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा और तुम पूरी सिटी को कंट्रोल कर सकोगी। एवलिन ये गैस मार्कस पे टेस्ट करते और उसकी पूरी याददाश्त चली जाती है। तो दूसरी जगह पे बाहर जंग चल रही थी और जोआना ने पूरे शहर पे हमला किया था, इसलिए एवलिन भी तैयार होती है और इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। अब ये सब कुछ ट्रेस ऑनलाइन देख लेती है और वो डेविड को कन्फ्रंट करती है और यहाँ डेविड अपना प्लान उससे शेयर करता है कि सिर्फ एलिजेंट ही नहीं, बाकी दूसरे ग्रुप की भी वो मेमोरी मिटाने वाला है और वापस सभी लोगों को फिक्शन में डिवाइड करने वाला है जैसे पहले चल रहा था। इसके कारण शांति बनी रहेगी। यहाँ में दरअसल ट्रेस कन्फ्रंट
एक्सपेरिमेंट करने का नाटक कर रही थी। उसको सिर्फ डेविड का प्लेन चुराना था, सिर्फ उसका प्लेन ही इनविजिबल वॉल के आर पार जा सकता है। तो ट्रेस सीधा उसका प्लेन लेके भागती है, वो नीचे जाती है और क्रिस्टीना और कैलेब को भी साथ में लेके भागती है। सिक्योरिटी प्लेन भी इनका पीछा करता है, लेकिन जब ये लोग इनविजिबल वॉल क्रॉस करते हैं तब वो इनके पीछे नहीं आ सकते। फिर ये लोग सिटी पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कैलेब एयर वेंटिलेशन सिस्टम चेक करने लगता है, तो ट्रेस और क्रिस्टीना 4 को बचाने के लिए जाते हैं। इनके पास एडवांस ड्रोन और हथियार थे, जिससे वो आसानी से एवलिन के लोगों को मार के 4 को बचाते हैं। बाहर एवलिन की आर्मी हार रही थी, सो वो गैस को एक्टिवेट करती है और सभी लोग जंग छोड़ के भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उतने में 4 और ट्रेस गैस लैब के पास आते हैं और एवलिन को डेविड का असली प्लान बताते हैं। अब ये सुनने के बाद तो वो मशीन बंद करने के लिए जाती है, लेकिन पीटर उसे गोली मार के इंजर करता है ताकि डेविड उसे इनाम दे। लेकिन थोड़ी देर के बाद गैस जब यहाँ आने लगता है तब वो खुद पीटर भी मशीन बंद करने का ट्राई करता है, पर मशीन बंद नहीं हो पाती। सो वो डोर ओपन करके इनको अंदर लेता है और खुद भाग जाता है। ये लोग भी ट्राई करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। उतने में ही कैलेब वहाँ आता है और उनको एयर डिस्ट्रीब्यूट यूनिट की लोकेशन बता देता है, जहाँ से ये गैस मेन एयर वेंटिलेशन से कनेक्ट था। तो ट्रेस इस यूनिट की जगह पे पहुंच जाती है। डेविड सर्विलेंस से ये सब कुछ देख रहा था। वो उस चेम्बर के डोर को बंद कर देता है। इवन वो खुद को ब्रॉडकास्ट करके ट्रेस को वार्न करता है कि उसे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन ट्रेस के ड्रोन उस रूम में जा चुके थे और उसे लोकेशन मिली थी। ये मशीन उसके साइड के वॉल के पास थी। वो ड्रोन से स्कैन करती है और वॉल पे फायरिंग करने लगती है। वॉल टूट जाती है और उसे यूनिट दिखता है। फिर ट्रेस उस पे फायरिंग करके पूरा ब्लास्ट करती है और मशीन बंद हो जाती है और सभी लोग बच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गैस फैला था, वो भी एयर क्लीनर सिस्टम से क्लीन हो जाता है। अब इस इवेंट के बाद ट्रेस, जोआना और एवलिन एक हो जाते हैं। वो बिल्डिंग के टॉप पे आते हैं और लोगों को मैसेज देते हैं और उनकी सारी सच्चाई बता देती है। यहाँ पे बाहर पूरी दुनिया तबाह हुई है। जो भी लोग बचे हुए हैं वो हमें डैमेज समझते हैं और खुद को प्योर। हम सब उनके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन अब से ऐसा नहीं है। हम सब फ्री हैं। हमें एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना है। हम यहाँ पे एक यूनिटी की तरह रहेंगे। आखिरी में जो प्लेन ट्रेस ने लाया था उसमें ही बॉम्ब भर के ये लोग ब्यूरो के पास भेज देते हैं, जिसके कारण वो प्लेन इनविजिबल शील्ड के यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और वो शील्ड पूरी टूट जाती है। अब फ्रेंजर ब्यूरो को भी देख सकते हैं। एंड में जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी पीछे से डेविड सब कुछ देख रहा था अपने सर्विलेंस रूम से और मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो ये था मूवी का आखिरी पार्ट। अगेन मूवी में एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं बताई गई है। लोगों का काफी झगड़ा हो जाता है। तब ऑलमोस्ट 200 साल पहले ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसमें उस प्रोजेक्ट का एम यही था कि एक डोम के अंदर यानी एक सिटी के अंदर कुछ लोगों को रखेंगे, उनके आने वाली जनरेशन देखेंगे वो इंसान वापस बन पा रहे हैं या नहीं, और उन्हीं लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इस प्रोजेक्ट को चलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी यानी वो काउंसिल जो दिखाए गए हैं, उनका भी एम यही था। लेकिन थ्रू आउट इन 200 सालों में वो सेल्फिश बन जाते हैं। उनका ऐसा था जो भी डैमेज लोग हैं उनको इसी सिटी में रखना है, उनको बाहर नहीं लेके आना है, क्योंकि अर्थ पे अभी भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज थे जो वो खुद ही इस्तेमाल कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि पृथ्वी पे वापस आबादी बढ़े और वो सारे रिसोर्सेज लोगों में बढ़ जाए। इसलिए इन डैमेज लोगों को वो लोग आइसोलेट करते थे। इन 2 लोगों के अलावा और भी जो लोग थे, जैसे कि उन बच्चों को वो पकड़ के लेके आते हैं। वहाँ पे वो पेरेंट्स को नहीं लेते क्योंकि पेरेंट्स को वैसे ही मरने के लिए छोड़ देते, बच्चों को लेके आते हैं और उन बच्चों को भी उनकी मेमोरी वाइप आउट करके उसी शिकागो शहर में ही डाल देते हैं ताकि वो वहाँ पे उनकी लाइफ कंटिन्यू हो जहाँ जैसे रहना है। यहाँ पे वो इस सिस्टम में ना आए। यानी यहाँ पे वो काउंसिल भी पूरा करप्ट हो गया था, उन्हें सब कुछ पता था क्या है कैसा है, लेकिन फिर भी वो वैसा ही सिस्टम चला रहे थे। सो एज डेविड, ये जो बैकग्राउंड की स्टोरी थी इसके लिए आइडियली तो पार्ट 4 भी आना चाहिए था क्योंकि नॉवेल थी, बट उन्होंने नहीं निकाला। सो ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक दीजिए एंड मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।